हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप घर में अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो एक्ट है यानी आज का जो विषय है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या फिर मैं इसे कह सकता हूँ विनियमन अधिनियम। विनियमन अधिनियम, ठीक है। नियमन का मतलब है नियम में लेकर आना, यानी कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे, कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे बंगाल के शासन को सही तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे। सबसे पहले इसका हम इतिहास जान लेते हैं। जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जब ये दोनों ही युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लिए तो अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए कई तरह के एक्ट बनाए। 1773 का एक्ट, 1781 का एक्ट, 1784 का एक्ट और भी एक्ट बनाए थे। लेकिन आज का जो विषय होगा वो होगा 1773 का एक्ट। ये जो बनाए गए थे एक्ट कंपनी के शासन को सही तरीके से चलाने के लिए बनाए गए थे। ये जो एक्ट बनाए गए थे, आइए इन्हें जान लेते हैं, इन एक्ट के बारे में। ये एक्ट ब्रिटिश सरकार ने बनाया। ये एक्ट किसने बनाया था? ब्रिटिश सरकार ने बनाया था इंग्लैंड की संसद में। हमें पता ही है कंपनी के शासन को सही तरीके से चलाने के लिए। क्यों बनाया था? बंगाल के शासन यानी को सही तरीके से चलाने के लिए। बंगाल का गवर्नर उस समय सबसे पहले उन्होंने क्या करा? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का क्या कर दिया घोषित? गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। अब गवर्नर जनरल कौन हो गया? अंग्रेजी सेना का सेनापति, यानी जो अंग्रेज़ों की जो सेना होती थी उनका हेड बना दिया गया। उस हेड को क्या नाम दे दिया गया? गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बने, यानी अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन बने? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। इस एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई, यहाँ पे दो की बात की गई है, मद्रास की और बम्बई की, के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर लिया। यानी किसके? इस एक्ट के तहत क्या हुआ? मद्रास और बम्बई को बंगाल के गवर्नर जनरल में मिला लिया गया। यानी जो भी अब मद्रास में और बम्बई में जो भी कानून बनेंगे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अकॉर्डिंग बनेंगे। यानी जो बंगाल के गवर्नर जनरल कहेंगे वही एक्ट कानून मद्रास में लागू होंगे और वही कानून बम्बई में लागू होंगे। इसके बाद इस एक्ट के द्वारा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई थी, जिसके अंदर 24 सदस्य थे। सबसे पहले इसमें 24 सदस्य थे। उनसे कहा गया कि अब से राजस्व यानी जो भी टैक्स होगा, जो भी मनी से रिलेटेड जो भी काम होगा, नागरिकों की सैन्य मामलों की यानी नागरिकों की जानकारी और सेना से संबंधित जानकारी ब्रिटिश सरकार को दिया करेगी। यानी क्या कहा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई जिसके अंदर 24 सदस्य थे, क्योंकि उसमें 24 सदस्य थे और उनसे कहा गया कि वो राजस्व, नागरिकों की और सैन्य मामलों की जानकारी किसको दिया करेगी? ब्रिटिश सरकार को दिया करेगी। ये एक्चुअली क्यों नियुक्त किया गया था? क्योंकि इतना शासन चलाना था तो किसी एक के बस के तो हाथ नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी कि आप सेना से संबंधित, नागरिकों से संबंधित और टैक्स से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो हमें दिया करेगी। कौन दिया करेगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको दिया करेगी? ब्रिटिश सरकार को। अगला पॉइंट, कंपनी के डायरेक्टरों का, यानी कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर, इनका कार्यकाल पहले 1 वर्ष था। सबसे पहले 1 वर्ष था, लेकिन इनका कार्यकाल अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 4 वर्ष। यानी जो इनकी जो कार्यकाल था वो 1 से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया और हर साल उनमें से 1/4 यानी 1/4 सदस्यों को हटाकर नए सदस्यों का क्या करा जाता था? निर्वाचन। यानी 1/4 सदस्य उसमें से हर कब निकाले जाते थे? हर साल निकाल दिए जाते थे और उनमें से नए सदस्यों का फिर क्या होता था? निर्वाचन होता था। निर्वाचन यानी हर साल उनमें चुने जाते थे सदस्य और हर साल उनमें 1/4 सदस्य निकाले जाते थे। किसमें से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी के जो ये डायरेक्टर थे। बंगाल में एक प्रशासक मंडल, बंगाल में अब एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और एक प्रशासक मंडल भी नियुक्त किया गया। यानी बंगाल में एक प्रशासक मंडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। गठन यानी एक ऐसा पद बनाया गया। कैसा पद? प्रशासक मंडल का भी एक पद बनाया गया जिसमें गवर्नर जनरल और 4 पार्षद नियुक्त किए गए, जिसमें तो एक गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग, और 4 पार्षद और नियुक्त किए गए। और 4 पार्षद कौन कौन से थे?
क्लेवरिंग, मार्शल, बर्वेल, फिलिप फ्रांसिस, ये 4 जो थे इनको नियुक्त किया गया। और एक हमारा गवर्नर जनरल थे, यानी टोटल करके प्रशासक मंडल में 5 जने थे, जिसमें से 4 पार्षद थे ये सारे, और एक कौन था, गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। यानी मैं कह सकता हूँ कि शासन को सही तरीके से चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति हो चुकी थी और प्रशासक मंडल की नियुक्ति हो चुकी थी। अगला पॉइंट है, इस एक्ट के तहत बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है ना, उस तरीके से एक न्यायालय की यानी कोर्ट की व्यवस्था की गई। और इसमें मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश होता था जो हेड होता है, उसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। यानी एक मुख्य न्यायाधीश होगा और उसके नीचे 3 अन्य न्यायाधीश होंगे। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे। कौन थे, सर एलिजा इम्पे। 3 न्यायाधीश कौन थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर, हाइड। उसमें बताया कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अंदर एक मुख्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो अन्य न्यायाधीश 3 थे, चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। और पहले मुख्य न्यायाधीश जो बने थे सर एलिजा इम्पे। ध्यान रखना ये वाला। इस न्यायालय को दीवानी, फौजदारी, जल सेना, धार्मिक मामलों में अधिकार दिया गया। यानी ये जो न्यायालय था, ये जो कोर्ट था, दीवानी मामले, फौजदारी से संबंधित मामले, जल से संबंधित, धार्मिक मामले संबंधित क्या करता था, सुनवाई करता था। अब दीवानी मुकदमे क्या होते हैं, तो दीवानी मुकदमे ऐसे मुकदमे जिनमें व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, यानी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है, संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता, या पारिवारिक विवाद, यानी जिसमें परिवार से संबंधित विवाद होता है, संपत्ति से संबंधित कोई केस होता है, यानी या व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। तो ऐसे जो हमारे मुकदमे आते हैं वो दीवानी मुकदमे होते हैं। वो फौजदारी मुकदमे कौन से होते हैं, हत्या से संबंधित, मारपीट से संबंधित, डकैती, बलात्कार से संबंधित आदि, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, फौजदारी। तो इस तरीके के जो मामले थे वो ये वाला कोर्ट लेता था। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारी, यानी जो कंपनी के जो काम करने वाले लोग हैं, वो बिना लाइसेंस के कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकते। अगर आपको इस कंपनी में काम करना है तो आप कोई निजी व्यापार नहीं कर सकते, निजी यानी अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकते। और उपहार पर भी रोक लगा दी, ना ही किसी से उपहार ले सकते। अब देख लेते हैं 1773 के एक्ट के प्रभाव कि अब इस एक्ट के बाद कि शासन पर क्या प्रभाव पड़ा। कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण मजबूत हो गया। इतना कुछ करने के बाद कंपनी का जो था वो ब्रिटिश सरकार का जो नियंत्रण था वो कंपनी पर मजबूत हो चुका था। कंपनी के शासन के लिए पहली बार लिखित संविधान लाया गया। पहली बार एक लिखित संविधान लाया गया कंपनी के शासन के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि कंपनी के शासन के लिए पहली बार क्या लाया गया था, लिखित संविधान लाया गया था। गवर्नर जनरल और उच्चतम न्यायालय के बीच प्रतिस्पर्धा होता है, कंपटीशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल, एक तरफ गवर्नर जनरल था जो अपने तरीके के कानून बनाता था, और एक था उच्चतम न्यायालय जो अपने तरीके से कानून बनाता था। अब इन दोनों में क्या होता था, कंपटीशन बढ़ गया। वो कहता था ये वाला कानून लागू होगा, वो कहता था ये वाला कानून लागू होगा। तो इस तरीके से दोनों के बीच में क्या बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। गवर्नर जनरल का बम्बई और मद्रास पर अपूर्ण नियंत्रण, अपूर्ण का मतलब कह सकते हैं सही रूप से नियंत्रण नहीं था, यानी पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रण नहीं था। यानी बम्बई और मद्रास का पर जो था गवर्नर जनरल का अभी भी सही रूप से नियंत्रण नहीं था, यानी उतनी मजबूती से नहीं था जितनी मजबूती से होना चाहिए। ये एक्ट तो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस एक्ट से संबंधित कोई भी क्वारी होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने घर में सेफ़ रहिए।